तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह हूँ। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। 28 जून साल 2023 को यानी आज से 5 दिन पहले जो चंद्रशेखर रावण है उनके ऊपर गोली चलती है। 3 गोलियां उनके ऊपर चलती हैं, जिसमें से एक गोली उनके कमर को छूते हुए निकल जाती है। उसके बाद वो घायल, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इसके बाद ये मामला लोगों के सामने आता है और जैसे ही लोगों के सामने आता है तो फिर वही सवाल कि कौन था, किसने ये गोली चलवाई, ये प्लान्ड था या फिर तुरंत ऑन द स्पॉट हुआ। अगर प्लान था तो किसका प्लान था, किसने ऐसी साजिश रखी। तो ये तमाम तरह के सवाल थे। साथ ही ये भी था कि मारने वाले कौन थे। तो आज की कहानी जो है इसी चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर जो गोली चली है, तो चलाने वाले कौन थे, किसका प्लान था, किसके इशारे पर ये गोली चली, क्या कुछ हुआ था, ये तमाम चीज़ें आज इस कहानी में आपको बताऊँगा। तो सीधा सीधा आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी को गोलीकांड जानने से पहले थोड़ा बहुत चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में जानते हैं। दरअसल जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, इनका जन्म 3 दिसंबर साल 1986 को सहारनपुर में एक गांव है घड़कौली, इसी गांव में होता है। पैसे से काफ़ी ठीक ठाक स्थिति थी इनकी। जो इनके पिता थे एक रिटायर्ड प्रिंसिपल। अब एक रिटायर्ड प्रिंसिपल तो पेंशन भी ठीक ठाक थी, वैसे भी काफ़ी पैसे उन्होंने कमाए थे। टोटल 5 भाई बहन थे, इसी में से एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, जैसे आमतौर पे गांव में ज़िंदगी होती उस हिसाब से ज़िंदगी थी। लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर रावण बड़े होते गए तो उन्होंने कई चीज़ नोटिस की। पहला, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहानी आपको पिछले संडे को सुनाई थी जो मायावती जी के ऊपर थी। तो ये भी वही टाइम था, साल 1986-87, जब जो दलित थे वो मेन स्ट्रीम में आ रहे थे, खासकर पॉलिटिक्स के। कई बार जो हिंसा होती दलितों के खिलाफ, उसमें अब लोग पहले तो दबा दिया जाता था। लेकिन ये वही टाइम था जब ये मीडिया में भी आने लगा, इस पर न्यूज़ बनने लगी, तमाम तरह के एक्ट्स बन रहे थे। तो इसी टाइम पे जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण थे, उन्होंने भी एक तरह से नोटिस किया कि कहीं ना कहीं, भले ही वो एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके जो पिता हैं वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो समाज में बराबरी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनको मिल नहीं रही। अब ये बात वो नोटिस करते हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि कर भी क्या सकते थे। मन में एक रोष, मन में एक दुख, वही लिए वो फिर पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए पास किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए पास किया, उसके बाद फिर एलएलबी किया उन्होंने देहरादून से। मन में एक इच्छा थी कि अमेरिका जाएं, वहाँ से फिर आगे की पढ़ाई करें, क्योंकि पैसे ठीक ठाक थे घर में। लेकिन इसी दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस वजह से जो उनकी पूरी विचारधारा थी, जो उनकी पूरी सोच थी, वो कहीं ना कहीं बदल गई। एक लड़का जो पढ़ने लिखने वाला था, जिसका सपना था कि वो अमेरिका जाए, पढ़ाई करे, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो पूरी तरह बदल गया। दरअसल एक बार उनके पिताजी बीमार होते हैं। पिताजी को कैंसर था। अब कैंसर होने की वजह से फिर उनको सहारनपुर का जो जिला अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया, इस उम्मीद में कि वहाँ पे उनकी दवाई, देखभाल, सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से होंगी। लेकिन जब उनको भर्ती कराया गया और जब उनकी दवा, ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो बगल में और भी लोग हैं जिनका और इलाज हो रहा, उनसे तो जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, वो बड़ी तबीयत से पेश आती हैं, बड़े प्यार से पेश आती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद के पिता हैं, जिनका नाम गोवर्धन दास था, ऐसा क्या हो गया कि गोवर्धन दास से कोई ठीक से बात नहीं कर रहा। अब चंद्रशेखर आज़ाद यही सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। कई दिनों तक उन्होंने नोटिस किया, तो जो वजह निकल के सामने आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल इसलिए मात्र यही कारण था कि गोवर्धन दास से कोई भी डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि जो गोवर्धन दास थे वो एक दलित तबके से आते थे, यानी एक पिछड़े समुदाय से। अब जैसे ये बात चंद्रशेखर आज़ाद ने नोटिस की, लेकिन चूँकि पिता की स्थिति खराब और वही एकमात्र सहारा, तो जैसे तैसे करके बर्दाश्त की। इसके बाद फिर वहाँ से जब राहत नहीं मिली तो फिर ये हुआ कि इनको एम्स ले जाया जाए, दिल्ली। तमाम तरीके से उन्होंने कोशिश की, तमाम तरीके से जुगाड़ लगाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद जो एम्स है वहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण थे अपने पिता को एडमिट नहीं करा पाए। अब एडमिट नहीं करा पाए तो थोड़े टाइम बाद उनके पिता की मौत हो गई। और यही एक ऐसा हादसा था जिस वजह से जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण थे, जो अब तक चंद्रशेखर सिर्फ थे, उन्होंने अपने नाम के पीछे आज़ाद भी लगा लिया, रावण भी लगा लिया।
अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा, कहीं ना कहीं जो दलितों के साथ भेदभाव हो रहा था, उस चीज़ ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण के दिमाग में इस तरह से घर कर लिया। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी और फिर दलितों के उत्थान के लिए जुट गए। हालांकि अभी तक उनको कोई जानता तक नहीं था, न कोई नाम न कोई पहचान, बस इधर से उधर वो दौड़ते रहे, मेहनत करते रहे। लेकिन इसी बीच एक पोस्टर वायरल हो जाता है, एक बोर्ड, और इस बोर्ड पे लिखा था द ग्रेट चमार गांव वेलकम्स यू। अब जैसे ये बोर्ड सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो वायरल होने के बाद चूँकि ये चीज़ इतनी नई थी, चूँकि अब तक तो ये तमाम चीज़ें होती थी कि द ग्रेट राजपूत वॉरियर या फिर द ग्रेट जाट, द ग्रेट गुज्जर, लेकिन अब ये कौन सी बला आ गई कि द ग्रेट चमार। अब ये चीज़ जैसे ही लोगों ने देखा तो फिर पता किया जाने लगा कि भैया ये कौन है। पहली बार ऐसा हुआ था भारत की राजनीति में कि कोई ऐसा शख्स हो जिसको अपनी जात पे गर्व हो, और वो कोई और नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण थे। अब जैसे ही ये बात पता चली लोगों को कि कोई ऐसा दलित तबके का लड़का है जिसको अपने दलित होने पे गर्व है। इससे पहले चाहे जितने लोगों ने राजनीति की, सबका यही था कि हमको बराबरी दी जाए, हम दलित ना कहा जाए, हम अछूते ना माने जाए। लेकिन इनको ये था कि मैं चाहे जो हूँ, मैं दलित हूँ, मैं अछूता हूँ, लेकिन मुझे उस पर गर्व है और ये गर्व हमारा बरकरार रहना चाहिए। अब जैसे ही ये चीज़ लोगों को पता चली तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी लगा। आसपास के जो गरीब तबके के बच्चे थे उनको भी बड़ा इंटरेस्ट लगा कि ये कौन आ गया हमारा नेता जो इस तरह की विचारधारा रखता है, जो हमें ना बदलने को कहता है, ना ही दूसरा धर्म अपनाने को कहता है। अब देखते ही देखते लोग जुड़ते चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद की एक तरह से महिमा मंडल भी होने लगा। अब दूर दूर तक लोग इनको जानने लगे। साल दर साल ये अपने धर्म के लिए, धर्म का कहना गलत होगा, अपनी जाति के लिए लगातार ये मेहनत करते रहे, लगातार पिछड़ों के उत्थान के लिए ये काम करते रहे। और साल 2014 में इन्होंने भीम आर्मी बना ली 2 लोगों के साथ, सतीश और विनय। सतीश कुमार और विनय रतन के साथ इन्होंने जो भीम आर्मी है उसको बनाया। यहाँ तक भी सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती रही। लेकिन इसी बीच 3 सालों बाद साल 2017 में सहारनपुर में एक गांव है सब्बीरपुर, और इसी गांव में जातीय हिंसा होती है, यानी 2 जातियाँ आपस में भिड़ती हैं। अब जब ये हिंसा होती है तो इसमें 30 लोग गिरफ्तार होते हैं, और इनमें से जो सबसे प्रमुख नाम था वो नाम था चंद्रशेखर आज़ाद रावण। अब जैसे ही ये घटना लोगों के सामने पहुंची, पूरे हिंदुस्तान में ये घटना वायरल हुई, तब कोई ऐसा नहीं था, चूँकि जब गिरफ्तार हुआ वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण था, तो फिर शायद ही कोई ऐसा बचा जिसने चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम ना सुना हो। और यहीं से चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो नाम था लोगों की जुबान पे हो गया। चाहे जितने कांड होते, चाहे जितना दलितों के साथ अत्याचार होता, हर जगह पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जाता। हालांकि उसमें भी कुछ मतभेद हैं, वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा। इसके बाद लगातार हर एक जगह पे वो जाते, जाने के बाद वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते। हाथरस वाला कांड हो, चाहे दिल्ली वाला कांड हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे ये अभी जो पहलवानों का प्रोटेस्ट था, हर उस जगह पे ये जाते, हर जगह पे ये धरना देते। हालांकि इन्होंने चुनाव भी लड़ा, चुनाव में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, चुनाव ये हार गए। लेकिन फिर भी इनको जो एक वार्षिक पत्रिका थी 100 कद्दावर नेताओं में जो उभरते हुए छवि हैं भारत के, उसमें से एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण का भी रखा गया। अब ये तमाम चीज़ें तो एक इंट्रोडक्शन हो गई, लेकिन फिर सवाल यही आता है कि आखिर ये जो हमला हुआ वो किसने किया और कारण क्या था। तो फिर इस हमले को समझने के लिए आपको 28 तारीख से एक दिन पहले जाना होगा, 27 तारीख को। 27 तारीख को 4 लड़के, जिसमें से एक का नाम था बिक्की जो हरियाणा का था, उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम था बिक्की, अब संयोग से दोनों बिक्की। ये जो हरियाणा वाला बिक्की था, इसका जो रिश्तेदार बिक्की था वो रणखंडी का रहने वाला। तो जो बिक्की हरियाणा वाला है वो अपने दोस्त बिक्की रणखंडी से मिलने आता है। साथ में 2 लोग और मिलते हैं जिनका नाम था लबिश और प्रशांत। ये 4 लोग पहले से भी 2-2.5 साल से दोस्त थे। ये चारों लोग मिलते हैं। मिलने के बाद मेरठ में, मिलने के बाद मेरठ से फिर ये मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से फिर ये निकल जाते हैं हरियाणा की तरफ। अब 27 तारीख को ये मिलने आए थे, 28 तारीख को ये लोग जा रहे थे। रास्ते में ये मेरठ से मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से जो रोहाना टोल है वहाँ पे पहुँचते हैं 28 तारीख को। अब जैसे टोल पे पहुँचते हैं तो टोल पे थोड़ा सा जाम लगा था। अब जैसे ये लोग जाम देखते हैं तो फिर थोड़ा सा परेशान कि टोल पे किस तरह का जाम। फिर ये पूछते हैं कि क्या हुआ।
तो जो वहाँ पे लोग थे वो बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो काफिला है वो गुजरने वाला है। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद फिर ये पहले से भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की कुछ बातों से परेशान थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जैसे ही ये बात ये सुनते हैं तो फिर उस गाड़ी के पीछे, यानी जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का काफिला था, उसके पीछे अपनी गाड़ी, जो इनकी गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, वो लगा देते हैं। अब स्विफ्ट डिजायर लगाते हैं, लगाने के बाद अब फॉलो कर रहे हैं, काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पीछे पीछे ये लोग। और जैसे ही ये लोग मौके पे देखते हैं कि अब कुछ किया जा सकता है, तो फिर बाकायदा ये पीछे दो लोग बैठे थे। गाड़ी बिक्की हरियाणवी चला रहा था, जो हरियाणा का था। उसके बगल वाली जो सीट है, यानी ये ड्राइवर की सीट, इसके जो बगल की सीट है उस पर लबिश बैठा था। लबिश के जस्ट पीछे जो बिक्की था, यहाँ यूपी वाला रणखंडी वाला, वो बैठा था। और जो बिक्की हरियाणवी ड्राइवर था उसके पीछे प्रशांत बैठा था। अब आज़ाद की गाड़ी राइट साइड से जा रही और इन दोनों की गाड़ी, इन चारों की गाड़ी लेफ्ट साइड से। इसके बाद जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा ओवरटेक करती है, फ़ौरन जो प्रशांत है वो अपना तमंचा निकालता है। निकालने के बाद फायर कर देता है। अब प्रशांत के तमंचे में एक गोली फायर कर चुका, फायर मिस। जो गोली है वो जाके नंबर प्लेट पे लगती है चंद्रशेखर आज़ाद रावण के। इसके बाद जो बिक्की रणखंडी है वो अपना तमंचा निकालता है और 2 गोलियां दागता है, जो कि उसके तमंचे में 2 गोलियां थी। एक गोली शीशे पे लगती है और दूसरी गोली कमर पे। अब इसके बाद ये लोग फिर वहाँ से 9-2-11। अब इधर चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी। गोली लगने के बाद फ़ौरन एकदम हड़कंप मच गया पुलिस प्रशासन से लेके वहाँ के लोकल लोगों में कि आज़ाद को गोली लग गई। फ़ौरन बाहरी पुलिस फोर्स पहुँचती है, फ़ौरन इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और यहीं से फिर कवायद शुरू होती है कि कौन मारा, किसने मारा। एक तरह से जो इनकी भीम आर्मी थी और जो इनकी आज़ाद पार्टी थी उसमें भी काफ़ी रोष ये भी हो गया कि कहीं दंगा ना हो जाए जाती है। हालांकि उसमें चंद्रशेखर रावण ने फिर लोगों से शांति बरतने को कहा, तमाम तरह की चीज़ें हुई, लेकिन सवाल यही था कि इन चारों ने मारा क्यों और ये चारों कहाँ से आए थे, कहाँ गए। अब पुलिस वाले फिर अब इन चारों के बारे में खोजबीन शुरू करते हैं, क्योंकि पुलिस को भी पता था कि ये मामला बहुत बड़ा है। पुलिस वाले खोजबीन शुरू करते हैं। जो एसएसपी सहारनपुर है उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम को रवाना किया खोजने के लिए। तो सबसे पहले टोल नाके को चेक किया गया, जो रोहाना टोल है। वहाँ पे देखा कि एक डिज़ायर है जो लगातार फॉलो कर रही। अब उसी गाड़ी के नंबर को नोट किया गया, उस गाड़ी को सर्विलांस पे लगाया गया। तो थोड़ी ही दूर पे, यानी जहाँ पे ये घटना हुई थी, वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे वो गाड़ी लावारिस मिलती है। अब गाड़ी लावारिस मिलती है तो अब क्या करें पुलिस वाले फिर परेशान कि गाड़ी में शूटर दिखे नहीं थे कौन है। अब गाड़ी जो है वो मिल चुकी है, लेकिन शूटर कहाँ गए। अच्छा, ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी किसी दूसरे की ही होती है, उसको बेचारे को पता भी नहीं, तो यहाँ से भी मिलने के चांसेस कम। बहरहाल पुलिस वाले उस गाड़ी के मालिक की डिटेल खंगालते हैं, साथ ही फिर उस गाड़ी के आसपास उस टाइम पे और जो लगातार उस रेंज में कौन से ऐसे नंबर थे जो एक्टिव थे उनको भी सर्विलांस पे लगाते हैं। टेक्निकल टीम से लेके फॉरेंसिक टीम तक सारी चीज़ें जब जुटती हैं तो फिर अंत में खबर लगती है कि ये जो गाड़ी में बैठे सवार थे वो खेतों के रास्ते हरियाणा भाग चुके हैं। अब फिर अजब मुसीबत की यूपी की पुलिस, सहारनपुर की घटना, जो छुपने वाले हरियाणा में छुपे, अब कहाँ छुपे हैं ये भी बहुत क्लियर नहीं पता। अब हम हरियाणा जाएं, वहाँ पे मदद मिले ना मिले, क्या हो सकता है। बहरहाल एक टीम फ़ौरन हरियाणा के लिए रवाना होती है। हरियाणा की जो अम्बाला है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की पुलिस को अपने साथ लेती है, चूँकि वजह होती है कि कभी ऐसा दूसरे ज़िले की पुलिस या फिर दूसरे प्रदेश की पुलिस अक्सर कह देती है कि हमारे यहाँ के एक इंसान को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं ये लोग, इसीलिए उनको भी साथ लेती है। लेने के बाद फिर दबिश डालती है और वहाँ से ये 4 लड़के गिरफ्तार होते हैं। 4 लड़के गिरफ्तार, पुलिस वाले भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो कुछ बात आगे बढ़ी, जो आरोपी थे गिरफ्तार हो गए। इसके बाद फिर इनसे जब पूछा जाता है, इनको तबीयत से लाया जाता है, फिर पूछताछ शुरू होती है कि तुम चारों कौन हो और क्या वजह थी, तुमने क्यों गोली मारी, किसके इशारे पे गोली मारी। तो फिर ये चारों लोग कहानी बताते हैं। दरअसल ये जो चारों लोग थे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बहुत अच्छे परिवार से हो या फिर बहुत पढ़ा लिखा हो या फिर कोई सीधा साधा हो। जो बिक्की रणखंडी है उसके चाचा बदमाश, माफ़ कीजिएगा, जो लबिश था उसके चाचा बदमाश, बिक्की रणखंडी के ऊपर भी 307 का मुकदमा, एक जेलर को गोली मारने का। इन चारों में से 3 तो ऐसे थे जिनके ऊपर 8 लाख की लूट का मुकदमा दर्ज है। इनमें से कई ऐसे थे जो जेल भी काट चुके हैं। तो कोई ऐसा नहीं था जो क्राइम की दुनिया में पहली बार कदम रख रहा हो।
4 में से 3 तो प्रोफेशनल क्रिमिनल थे, अलग अलग मामलों में ये जेल जा चुके हैं। एक तो ख़ानदानी क्रिमिनल है। तो ऐसा नहीं था कि चारों को कोई ब्रेन वॉश करके भेज दिया या फिर कोई ऐसा था जो समझा के भेज दिया। फिर कहानी शुरू हुई और पूछताछ हुई कि भैया चलो तुम चारों प्रोफेशनल क्रिमिनल हो, वो तो समझ में आ गया, लेकिन तुमने मारा क्यों? तो फिर उस पर इन चारों ने बयान दिया। ये बताते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है वो हरियाणा और पश्चिमी यूपी में घूम रहा। अब हरियाणा का बिक्की और इधर पश्चिमी यूपी के ये तीनों, और तीनों ही इलाकों में ये जब जाते हैं तो जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसका जो भाषण है वो बहुत चुभने वाला है। भाषणों में चंद्रशेखर आज़ाद वो धमकी देता है, बार बार बुरा भला कहता है। इस वजह से हम लोग इतने दुखी थे या फिर मन में इतना गुस्सा था कि मन में था कि कभी ये सामने पड़ गया तो बदला ले लेंगे। अब संजोग से उस दिन जैसे हम लोग गाड़ी क्रॉस करते हैं, यानी उस रोहाना टोल नाके को क्रॉस करते हैं, तो सामने देखते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसका काफिला जा रहा। इसके बाद ऑन द स्पॉट हमारे दिमाग में प्लान बनता है कि अब मौका अच्छा है, पता नहीं दोबारा कभी मिले या ना मिले, इसलिए आज के आज इसका काम तमाम कर देते हैं। फ़ौरन जो बिक्की था वो गाड़ी भगाता है। भगाने के बाद आज़ाद के काफिले को ओवरटेक करता है। एक ऐसा स्पॉट चुनता है जहाँ से गोली चलाई जा सके, जहाँ पे भागने की संभावना भी अच्छी खासी हो। और फिर ये चारों लोग में से अब बिक्की हरियाणवी गाड़ी चला रहा था, उसके बगल लविश बैठा था और पीछे की सीट पे बिक्की रणखंडी था और जो प्रशांत था, ये दोनों बैठे थे। और यहीं से फिर इन दोनों ने फायर झोंक दिया। इसके बाद फिर पुलिस लगातार प्रयास करती रही और पूछताछ भी करती रही कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिन्होंने इसको भेजा हो, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ निकल के नहीं सामने आई। और जो गाड़ी थी बिक्की हरियाणवी की थी, स्विफ्ट डिज़ायर, उस गाड़ी को एज ए टैक्सी ये कई बार यूज करता था। फिर जब इनसे पूछा गया कि तुम हरियाणी के और ये तीनों लोग यहाँ के, तो फिर आपस में मिले कैसे? तो इस पर बताता है बिक्की हरियाणवी कि मेरा रिलेशन है इसी बिक्की रणखंडी के घर में, और यहीं से मैं बिक्की से मिला और बिक्की के लविश और प्रशांत दोस्त थे, तो फिर उनसे भी दोस्ती हो गई। तो फिलहाल अभी तक की पूरी पूछताछ में कहीं से भी ये निकल के सामने नहीं आया कि कोई प्लान था, यानी प्री प्लान था, या फिर किसी ने भेजा हो, किसी पार्टी का हाथ हो। लगभग चार्जशीट वगैरह भी तैयार हो गई है, मेडिकल इलाज कराया जाएगा और फिर शायद कल कोर्ट में पेश ही होगी इन चारों की। फिर कोर्ट जो आगे फैसला दे वो दे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण पे गोली चली उसकी। ये चारों कौन थे, उनका पूरा इतिहास। अब आते हैं कल के सवाल पे, और ये सवाल मैंने परसों पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका पूरा नाम क्या है, यानी पहले का नाम क्या है। तो इनका जो पहले का नाम था वो था अजय मोहन बिष्ट। बिष्ट इनके एक जो ठाकुर होते हैं, अब अलग अलग ठाकुरों में भी टाइटल होते हैं, जैसे मेरा जो है वो मेन हम लोग राजकुमार लिखते हैं, लेकिन राजकुमार भी जो निकल के सामने आया वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज से आया। तो अगर हम लोग कायदे से अपना नाम पूरा लिखें तो मेरा नाम पड़ेगा ठाकुर प्रखर सिंह चौहान। ऐसे ही कुछ जो भगवान राम के वंशज होते हैं वो रघुवंशी लिखते हैं। तो अजय मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो एक तरह से बिष्ट जो है उनकी उस ठाकुर के का उसमें भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो दिया है मनमोहन पुन्नी जी हैं, आदेश सर जी हैं, बी परन जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, अरविंद यादव जी हैं, राजेश सौ जी हैं, निहाल सिंह जी हैं, अमित रजक जी हैं, सूरज रावत जी हैं, अमित कटारा जी हैं और अनीशा जमाल जी हैं, जामिल, संगीता वाजपेयी जी हैं, दीपक जटराना जी हैं, साहजेब खातून जी हैं और सोहन लाल सेठिया जी हैं, समृद्धि यादव जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो फिर सीधा सीधा नाम आता है कि एशिया महाद्वीप। तो अगर हम द्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतजार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।